अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एज़ यू नो कि हम ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये चैप्टर ऑनलाइन मोड पे ही पढ़ते हैं। सो चैप्टर का नेम है आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्ट करते हैं। तो सेल जैसे कि आप जानते हैं कि सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। ठीक है। सेल जिस तरह से एक मतलब एक घर को बनने के लिए, एक बिल्डिंग को बनने के लिए स्मॉलेस्ट चीज़ जो है वो छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि स्मॉलेस्ट जो उसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो वो क्या है? ब्रिक यानी ईंट। ठीक है, जिसमें अदर कंपोनेंट्स जिस पे लगते हैं, मतलब सीमेंट्स वगैरह लगते हैं, लेकिन ये है कि स्मॉलेस्ट जो उसकी यूनिट है वो ईंट है। इसी तरह से आप इसी तरह समझ लीजिए कि जो सेल है वो उस ईंट की तरह, ठीक है। और जिस तरह वो जो बहुत सारे जो ब्रिक्स यानी ईंटें जुड़ कर और एक पूरा रूम तैयार होता है, इसी तरह से बहुत सारे सेल्स जुड़ के टिश्यूज़ बनाती हैं, और फिर उन टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर उन ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि जो भी व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट एंड व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट an inanimate thing does not have which all living things has. The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organisms. तो जैसे कि इसका इंट्रो है कि कहते हैं कि आप जो भी हमारे अराउंड है जो चीज़ें, तो आप देखेंगे कि उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं लिविंग हैं, कुछ चीज़ें हैं नॉन लिविंग है। तो कैसे हम क्या फ़र्क कर सकते हैं कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है? ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लिविंग है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सेल के बारे में बोला गया है कि अगर वो सेल से बना हुआ है, दैट मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। all organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while others like us composed of many cells and are called multicellular organism. तो as you know कि जो सिंगल सेल से बने हुए यानी कि जिसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है जैसे ह्यूमन से, वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नेम आप बता सकते हैं? जैसे कि अमीबा आपने पहले पढ़ा हुआ है, पैरामीशियम, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट आपने रिसेंट में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? याद कीजिए। तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ अ सेल? सेल है क्या चीज़? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ। तो क्वेश्चन तो हमारा ये आ गया कि सेल क्या है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में केपेबल होते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organism. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किन चीज़ों में केपेबल होते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है इनकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी चीज़ें क्या होंगी एक सेल के लिए या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? ज़रूरी चीज़ें क्या होंगी? उनका डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो एक सिंगल सेल क्या कर सकती है? अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है उसका, और ये सारे जो बेसिक फंक्शंस है ना वो कर सकती है। तो एनीथिंग लेस दैन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सेल के अंदर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जो ऑर्गन्स जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, अगर उससे कम है तो वो लिविंग जो जितने भी यानी कि लिविंग जितनी भी इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, अगर सेल की सारी चीज़ें नहीं होंगी, सेल में सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो एक इंडिपेंडेंट होने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो अगर नहीं होंगी तो वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एनीथिंग लेस दैन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग।
अगर जितनी सेल के स्ट्रक्चर में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ भी कम होगा, तो फिर एक सेल इंडिपेंडेंट लिविंग लिव नहीं कर सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं कि सेल जो होती है वो फंडामेंटल यानी ज़रूरी, स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर के तरीके से जिससे एक आकार बनता है, एंड फंक्शनल और काम से भी, मतलब काम में भी, तो ज़रूरी है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी बहुत ज़रूरी है और फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब आता है कि किसने पहले ढूंढा। तो एंटोन वॉन लिवोनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। किसने? एंटोन वॉन लिवोनहुक ने सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को। तो सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा, एक लाइव सेल को किसने देखा है? एंटोन वॉन लिवोनहुक। की क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो सब ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो ये आप अंडरलाइन कर लेंगे कि सेकंड जो पॉइंट होगा हमारा कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, the invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, उसके बाद जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ बाद में, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिससे इलेक्ट्रॉन्स मतलब सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखा जा सके। तो बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ उसके बाद हम सेल की इंटरनल ऑर्गन्स को भी देखने लगे, इंटरनल पार्ट सेल के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ों को हम देखने में कैपेबल हुआ। तो हमारा दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से, एक तो ये कि एंटोन वॉन लिवोनहुक ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल के बारे में, सबसे पहले देखा था, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है रॉबर्ट ब्राउन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? अब देखिए, सेल थ्योरी की सेल को लेकर एक थ्योरी दी गई थी, वो सेल थ्योरी कहलाती है। तो इन 1838, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1838 में नेम है आपके दो, मैथियस स्लाइडेन एंड जर्मन बॉटनिस्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि नाम क्या था, मैथियस स्लाइडेन और जर्मन बॉटनिस्ट। ये पहले तो जर्मन के थे और बॉटनिस्ट थे, मतलब बॉटनिस्ट क्या होते हैं, जो प्लांट पे वर्क करते हैं, बॉटनिस्ट। एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि 1838 के अंदर मैथियस स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स पे वर्क किया। ठीक है, और उन्हें वर्क किया, उन्हें उन पे स्टडी किया, स्टडी करके देखा कि सभी प्लांट्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे टाइप के टिश्यू सेल से मिल के बने होते हैं, और सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, और अराउंड ये 1838, इसी अराउंड 1838-39 के अराउंड, थियोडोर श्वान, क्या है, थियोडोर श्वान, ठीक है, कब, 1839 में, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो ये थियोडोर श्वान जो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जूलॉजिस्ट थे थियोडोर श्वान। इन्होंने स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या कहा गया कि जो इन 1839 के अंदर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, नहीं ब्रिटिश थे जूलॉजिस्ट अमेरिका के, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एनिमल सेल पे वर्क किया, और उन्होंने कहा कि एनिमल सेल के ऊपर एक थिन लेयर होती है, उस थिन लेयर का क्या नेम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ही ऑल्सो कॉन्क्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज़ ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, उन्होंने, अब देखिए, ये जो श्वान थे ना, इन्होंने आगे भी वर्क किया था, प्लांट पे भी वर्क किया था। उन्होंने प्लांट पे स्टडी करके उन्होंने क्या बताया कि प्लांट में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर सेल वॉल भी होती है। तो उन्होंने बताया एनिमल के बारे में, तो ये कहा कि जो एनिमल सेल होती है बाहर उसमें क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसे बोला गया। और प्लांट सेल के बारे में उन्होंने बताया कि भाई प्लांट सेल जो होती है उसके बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का, यानी सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और इस बेसिस पे
श्वान ने एक प्रपोज किया हाइपोथेसिस, मतलब एक हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट करना। तो उन्होंने क्या कहा कि एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो कंपोज्ड यानी बने हुए होते हैं सेल के और सेल के अदर प्रोडक्ट्स के, यानी बाकी चीज़ें जो भी हैं इसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो इन्होंने ये थ्योरी दी। तो ये हो गई किसकी, श्वान की। अब देखिए स्लाइडेन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी। तो जिस सेल थ्योरी की हम बात कर रहे थे वो स्लाइडेन एंड श्वान ने एक साथ फॉर्मुलेट की यानी बनाई। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। अब देखिए ये जो थ्योरी है जिसके बारे में बात की जा रही है, दी किसने, स्लाइडेन एंड श्वान ने दी है। इन्होंने एक सेल थ्योरी बनाई लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नई सेल कैसे बनती है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। अब एक और नेम आ रहा है, तीसरे बॉटनिस्ट का नेम आ रहा है, बायोलॉजिस्ट का नेम आ रहा है रुडोल्फ विर्चो, 1855। तो पहले वाले जो दो नेम्स थे 1838 और 1839, यहाँ पे 1855। इन्होंने बताया कि फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो क्या कहा इन्होंने, सबसे पहले ये बताया, क्योंकि देखिए ऊपर वाला जो था वहाँ पे स्लाइडेन और श्वान नहीं बता पाए थे कि सेल डिवाइड कैसे होती, नई सेल कैसे बनती है। तो इन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा, इन्होंने एक टर्म नाम दिया ओमनिस सेल्यूला एस सेल्यूला। तो ये जो टर्म है इसका मीनिंग ये है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नई सेल्स जो बनती हैं वो पहले से एग्जिस्ट सेल से ही बनती हैं। जैसे कि आप सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आपने अमीबा के अंदर देखा कि अमीबा जो सेल थी वो पुरानी हो जाती है और उसके बाद ही मतलब जैसे कि ये सेल है तो ये है, अब जब ये मैच्योर हो जाती है उसके बाद ये सेल डिवाइड करके फिर ये 1 से 2 सेल बन जाती है, फिर उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, यही होता है। तो इसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि जो सेल बनी होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो क्योंकि सेल थ्योरी जो इन्होंने दी थी स्लाइडेन एंड श्वान ने, लेकिन वो एक फाइनल शेप नहीं दे पाए थे, क्योंकि जब उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट की, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया कि न्यू सेल्स कैसे बनेंगे फिर। तो उसका आंसर दे दिया रुडोल्फ विर्चो ने, उन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दे दी। तो सेल थ्योरी जो आज जानी जाती है, तो सेल थ्योरी है क्या, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी यही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स और उसके प्रोडक्ट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये किसने दिया, स्लाइडेन एंड श्वान ने। दूसरा क्या है इसका दूसरा पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी सेल्स जो अराइज हुई हैं वो किससे अराइज हुई हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से जो सेल एग्जिस्ट होती है उसी से नई सेल बनती है। तो ये जो थ्योरी है सेल थ्योरी कहलाती है। बेसिकली नेम अगर किसने दिया, सेल थ्योरी किसने दी है, तो नेम तो स्लाइडेन और श्वान का ही आता है, लेकिन तीनों ने मिल के दी थी। स्लाइडेन एंड श्वान ने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था इसका और रुडोल्फ विर्चो ने इसका फाइनल स्टेटमेंट दिया था। तो आप कभी भी लिखेंगे तो इसमें दोनों का, तीनों का नेम लिखेंगे, ठीक है। अब हम सेल के ओवरव्यू की बात करते हैं। सेल के ओवरव्यू की बात करते हैं। तो you have earlier observed cells in an onion peel or human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cell wall of the human cheek has an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called a nucleus. This nucleus contains the chromosome, which in turn contain the genetic मटीरियल DNA। देखिए यहाँ पे आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, मतलब 9th क्लास 8th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ों की बात की है, अनियन पील और ह्यूमन चीक। तो अनियन पील क्यों नाम है, अनियन में इस पील से अनियन का जो छिलका होता है ऊपर वाला जो आप उसका कवर हटाएंगे उसके बाद एक थिन लेयर निकलती है, उसके बारे में बात की गई है। तो अनियन से वो लेयर लें, या फिर ह्यूमन चीक यानी ह्यूमन के जो गाल होते हैं अंदर से वहाँ से सेल निकाली जाती है स्टडी के लिए लैब में। तो एक तो प्लांट सेल ली और दूसरी एनिमल सेल ली, ठीक है। अब यहाँ पे एक टिपिकल अनियन पील वाले टिपिकल प्लांट सेल होगी और दूसरी एनिमल सेल होगी, ठीक है। अपने स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है कि जो प्लांट सेल होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है,
क्यों हार्ड होती है? क्योंकि इसके बाहर क्या होती है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के आगे बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया कि इन दोनों में ही एक बहुत ही जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अगर हम सिर्फ एनिमल सेल की बात करें उसमें भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। क्या होती है? जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया कि इसके अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूक्लियस में बाहर मेम्ब्रेन होती है। तो दोनों सेल के, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होती है जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जेनेटिक क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद डीएनए प्रेजेंट होता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। अब देखिए, सेल के दो टाइप आ गए, एक तो क्या आ गया, यूकैरियोटिक सेल, और एक आ गया प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब आपको ये पता है कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक न्यू सेल्स होती हैं और प्रोकैरियोटिक पुराने टाइप की होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि जो सेल है इसमें बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हमने यही डिस्कस किया। और इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, आप यहाँ ध्यान देंगे तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है ना, ये टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। और इसमें ऊपर भी कहा गया है कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जिसे मतलब ये कि न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है। तो सेल जिसके बाहर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, सॉरी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगी। ठीक है, और दूसरी जो होगी न्यूक्लियस, यानी अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, तो यानी डीएनए वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो जो आपको जो डिफरेंस करने के लिए जो दिया गया, एक तो यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होगा ना, उसमें क्या होंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। मतलब ये कि ये जो न्यूक्लियस है ये किसका है, यूकैरियोट का है, ये वाला न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के में क्या है, मेम्ब्रेन है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये जो प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, मतलब ये इसका जो डीएनए होगा इसी तरह प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसमें जो न्यूक्लियस का एक सर्टेन जैसे इसी जगह होती है ना, ये जगह इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, इसका जो डीएनए होगा ऐसे ही इधर उधर कहीं पड़ा हुआ होगा। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस जो यही है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बिना मेम्ब्रेन की न्यूक्लियस होगी। मतलब ये कि उसका जेनेटिक मटेरियल या उसके न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्मा जो है उसके अंदर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस वो होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plants and animal cell. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. तो जैसे कि हमने देखा है कि सेल जो होता है, तो ये जो बाहर हो गया क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और अंदर हो गया न्यूक्लियस। तो ये सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है, इनके बीच में जो फ्लूइड होता है ना, इसी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि इसके बीच में क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। मतलब ये कि बिल्कुल पानी की तरह फ्लूइड भी नहीं होता है, ठीक है, और बिल्कुल हार्ड भी नहीं होता, वो इस तरह से जेल टाइप का होता है। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जो सेल का मेन वॉल्यूम होता है। और इसे बोला गया साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी मेन जगह है जहाँ पर सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी, दोनों के अंदर, प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। ठीक है, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, वो इसी जगह पर सेल के अंदर ये जो जगह है यहाँ पे ही साइटोप्लाज्म यहाँ पे ही होती है। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन वगैरह के प्रोसेस।
Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles. तो ये सारे नेम्स हैं, ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स. तो ये कहा गया ये है कि ये जो सेल जो होती है, तो बाहर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बीच में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो सारी जो जगह है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट. तो ये साइटोप्लाज्म ऐसा नहीं सिर्फ फ्लूइड भरा हुआ होता है, वहाँ पे और भी बहुत सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अगेन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बोला गया है, यानी मेम्ब्रेन होती है, किसी में एक होती है, किसी में दो होती है, किसी में नहीं भी होती है. तो यहाँ पे सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है. तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिसे सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है, सेल के ऑर्गन्स बोला जाता है, सेल ऑर्गेनल्स. अब क्या क्या नेम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो पहला नेम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा नेम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा नेम है लाइसोसोम, चौथा नेम है माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा है माइक्रोबॉडीज़ और वैक्यूल्स, छठा नेम है. ठीक है, तो ये सारी कहाँ, यहीं पर इन्हीं में प्रेजेंट होती है. कुछ न्यूक्लियस के आउटर प्रेजेंट होती है, कुछ इधर 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 इसमें प्रेजेंट होती है. तो ये सारी इसी जगह पर प्रेजेंट होंगी. द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. अब यहाँ पे देखिए, जो आप दूसरा डिफरेंस कर सकते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर, वो ये कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. मतलब ये जिन ऑर्गेनल्स की, ये जो सारे ऑर्गेनल्स के हम नेम लेके बात कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़, वैक्यूल्स, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होंगे, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स. अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है. यहाँ पे मेम्ब्रेन किस में मेम्ब्रेन है, कौन नॉन मेम्ब्रेन है, से किस में सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है. तो जैसे अभी हमने जितनी भी बात की, सिंगल मेम्ब्रेन्स की बात की है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के बारे में बात की. यहाँ पे अभी सिंगल डबल की बात नहीं हो रही है. तो ऊपर जितने भी नेम्स थे वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स थे. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मीनिंग यही होता है कि भाई वो जो ऑर्गन है उसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एक. ठीक है. तो सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ पे सेल की बात नहीं कर रहे हैं, सेल के बाहर तो मेम्ब्रेन होगी ही, ये पूरे सेल के बाहर तो मेम्ब्रेन होगी ही, लेकिन इसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है ना, उसके बाहर भी मेम्ब्रेन होगी. वो इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है. अब यहाँ पे एक नेम आया है, वो क्या है कि राइबोसोम्स. किसका नेम आया है, राइबोसोम के बारे में आया. राइबोसोम और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. तो राइबोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, तो राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है. और ये किस में प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है. यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है. दूसरा क्वेश्चन आपका यही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट हो सकता है. तो राइबोसोम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है. ठीक है. विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ER. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये क्या कह रहे हैं कि जो राइबोसोम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. तो हम अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सेल है न्यूक्लियस है, राइबोसोम सेल के अंदर इस तरह से भी यहाँ पे प्रेजेंट रह सकती है. ठीक है, यहाँ पे कहीं. और राइबोसोम और कहाँ प्रेजेंट होती है, राइबोसोम सेल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं होती है, दो ऑर्गेनल्स और हैं. ठीक है. अब जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का नेम आया, प्लांट के अंदर आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है. तो प्लांट सेल जो होगी ना, उसके अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियस है और वैक्यूल है, उस पर क्लोरोप्लास्ट होती है स्ट्रक्चर. उस क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे. एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है जो एनर्जी जिससे बनती है, शू लाइक स्ट्रक्चर होती है, एनर्जी बनती है. ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है. और इस माइटोकॉन्ड्रिया के में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और तीसरा नेम आया है रफ ER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है. और अगर राइबोसोम के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है. तो रफ ER इसीलिए बोला गया. यहाँ पर टू ऑर्गेनल्स बोला गया क्योंकि
ओवरऑल 2 के बारे में बात की है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे तो राइबोसोम प्रेजेंट होता ही है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में है, दोनों में प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में है और इसमें सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होगा। तो ये 3 ऑर्गन्स ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास आ गए जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट में, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ जो है प्लांट और एनिमल दोनों है, और दोनों में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम की लोकेशन की अगर हम बात करें तो एक तो साइटोप्लाज्म में वैसे भी प्रेजेंट होते हैं खाली, इसके अलावा प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पे प्रेजेंट हो सकते हैं, और प्लांट और एनिमल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया और रफ इन दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो देखिए यहाँ पर जो आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी थी कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन सी है, एक तो आ गई राइबोसोम, दूसरी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसका नेम है क्या, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में। तो वहाँ पे ऊपर नेम इसीलिए नहीं आया क्योंकि जो सेंट्रोसोम है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, और ये किस चीज़ में हेल्प करती है, दूसरी चीज़ है ये सेल डिवीज़न में हेल्प करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। तो एनिमल सेल जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होती है और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और सेल डिवीज़न में हेल्प करती है, वो सेंट्रोसोम कहलाती है। ये यहाँ तक हो गया। ये जितनी सारी चीज़ें थी, जो पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, याद रखने वाले हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, उसे आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो सेल जो होता है ना, सेल साइज़ के बेसिस पे अलग अलग होते हैं, शेप्स के बेसिस पे अलग अलग होते हैं, और एक्टिविटीज़ यानी जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे अलग अलग होते हैं। अब ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी सेल है और ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो माइक्रोप्लाज्मा की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोप्लाज्मा की जो लेंथ होती है वो सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, इतनी छोटी होती है। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरिया कितना हो सकता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर लंबा हो सकता है। ठीक है, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे बड़ी आइसोलेटेड अलग की हुई सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल, वो क्या है, ऑस्ट्रिच का अंडा है। ठीक है, Among multicellular organism, human red blood cells are about 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब कह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होती है ना, हमारी आरबीसी जो होती है वो कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। यानी कि डायमीटर क्या होता है, आप जानते हैं कि ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी के बारे में बात की गई। तो आरबीसी जो है ये डायमीटर है इसका, तो ये कितना होता है, लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। और जो हमारी ह्यूमन नर्व सेल होती है, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। सेल्स ऑल्सो वैरी ग्रेटली इन देयर शेप। अब जो सेल जो होती है शेप में भी बहुत ज़्यादा वैरी करती हैं। तो पहले अभी जो हम बात करते हैं सारे साइज़ के अकॉर्डिंग कर रहे थे, अब हम शेप के अकॉर्डिंग देखते हैं। दे में डिस्क लाइक, ये डिस्क शेप की भी हो सकती है, चपटी हो सकती है, पॉलीगोनल यानी उसकी कई जो ट्रायंगुलर या फिर मल्टीपल जो है उसके एंगल्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, पॉलीगोनल शेप हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती है यानी लंबी हो सकती है। ठीक है, क्यूबॉइड क्यूब शेप में हो सकती है, वो थ्रेड लाइक हो सकती है, और इवन इरेगुलर, और कई ऐसी होती है जिसकी कोई शेप ही नहीं होगी, जो अपना शेप चेंज कर सकती है, यानी अमीबा की तरह। तो अमीबोइड शेप कहते हैं जिसे। ठीक है, द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। और सेल की जो शेप होती है वो वैरी कर सकती है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग भी, कि जो फंक्शन जिस तरह से वो फंक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं आपके एग्ज़ाम्स में, आते हैं, नीट में भी पूछा जाता है, ये डायग्राम से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अभी हमने क्या कहा कि इसका डायमीटर कितना होता है, 7.0 माइक्रोमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ये कैसी होती है, राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप की होती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, राउंड होती है और बाइकॉनकेव, थोड़ी सी इस तरह की बाइकॉनकेव शेप की होती है ये।
ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, यानी कि ये तो आरबीसी के बारे में बात की थी। अब हम बात करें हमारे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है? अमीबॉइड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव होती है और डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है? अमीबॉइड होती है, यानी अमीबा की तरह होती है, जिसकी शेप क्या होती है? चेंज हो सकती है। उसके बाद है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। अब ये आप 9th में पढ़ चुके हैं कि एपिथेलियल सेल होती है जो कि हमारे स्किन वगैरह बनाती है, एपिथेलियल सेल्स। और इसमें भी कई टाइप होते हैं, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। तो ये कॉलमनर के बारे में बात की जा रही है, यानी लंबी होती है, ये लॉन्ग एंड नॉरो, लंबी और पतली होती है, सक्रिय होती है। नर्व सेल हम आपको पता है कि जो हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल ब्रांच होती है और लॉन्ग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिड्स क्या होती है? प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। अब ये कैसे थे? इलोंगेटेड, यानी लंबी होती है। उसके बाद हम आते हैं मीजोफिल सेल्स पर। मीजोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो अभी आया ना, लीफ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो प्लांट की जो लीफ होती है उसके अंदर मीजोफिल सेल्स होती हैं, जिसमें इसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये मीजोफिल सेल्स जो होती हैं ये कैसी होती है? राउंड एंड ओवल शेप की होती हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर कि जो आपने मोनेरा किंगडम पढ़ा था वहाँ पे आपने नेम्स ये देखे होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। ये आप सोचिए कि बीजीए जो ब्लू ग्रीन एल्गे किसके अंदर आता है? आर्की बैक्टीरिया में आता है, यू बैक्टीरिया में आता है, एल्गी में आता है, किस में आता है? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है। माइकोप्लाज्मा भी हमने वहीं पढ़ा था। उसके बाद पीपीएलओ, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका साइज़ जो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जो कि यहाँ मेंशन है, ठीक है। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells। तो ये जैसे कहती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं छोटी होती हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स से कहीं ज़्यादा रेट से मल्टीप्लाई कर सकती हैं, यानी डिवाइड हो सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है इनका डिवीज़न ही होता है। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज़। ये शेप एंड साइज़ में वेरी हो सकती है, यानी छोटी बड़ी बहुत सारे शेप्स एंड साइज़ में प्रेजेंट होते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। ये भी आप पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। इनमें बहुत सारे इनके शेप्स के अकॉर्डिंग बैसिलस बोला जाता है जो रॉड शेप की होती है, कोकस बोला जाता है जो स्फेरिकल कॉमा शेप की होती है, कोकस बोला जाता है स्फेरिकल जो गोल होती है, विब्रियो बोला जाता है जो कॉमा शेप की होती है, एंड स्पाइरलम बोला जाता है जो स्पाइरल होती है। ये सारे डायग्राम्स के साथ आपको मोनेरा किंगडम में दिया हुआ है। The organization of the prokaryotic cells is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions। तो क्या कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, फंडामेंटली सिमिलर होता है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर जो है बहुत सारे वैरायटी के शेप्स, मतलब ये कि उनके अंदर जो है इनकी स्ट्रक्चर जो होती है, ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सिमिलर ही रहता है ऑलमोस्ट। सबके अंदर जो चीज़ एक के में अंदर प्रेजेंट है वही दूसरे में, तीसरे में ऑलमोस्ट वही प्रेजेंट होता है। जबकि इनकी शेप एंड साइज फंक्शन में बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट होती है, यानी बहुत सारे होते हैं शेप के अकॉर्डिंग भी, जैसे अभी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये बना किस चीज़ से होता है, इनके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ये ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम ही होता है। उसके बाद all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। अब ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, और ये आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं all prokaryotes have a cell wall। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होते हैं सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, आपको याद होगा माइकोप्लाज्मा के अंदर बोला गया था कि माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, तो वही चीज़ है, माइकोप्लाज्मा के बाहर सेल वॉल एब्सेंट होती है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज़ द साइटोप्लाज्मा। आपको पता है कि सेल का जो फ्लूइड होता है वो क्या कहलाता है, इसके बीच का जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड नॉट एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे हम पहले देख चुके हैं कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है कि बस
प्रेजेंट होता है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, इसके बारे में तो इनका न्यूक्लियस जो होता है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसलिए बस इधर उधर जेनेटिक मटेरियल इसके बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद है द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। नेकेड का मतलब होता है खुला हुआ, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए मीनिंग बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। अब देखो जीनोमिक डीएनए किसे कहते हैं, जनरली वही जीनोमिक डीएनए जो कि डीएनए वो जो कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है, उसे जीनोमिक डीएनए बोला जाता है। तो क्या कह रहा है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसका जो जीनोमिक डीएनए के अकॉर्डिंग जीनोमिक डीएनए जो होता है, जो कि डीएनए जो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। अब इनका जीनोमिक डीएनए के बारे में बताया गया है कि इनका जो जीनोमिक डीएनए कैसा होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और सर्कुलर मतलब गोल होता है सर्कुलर डीएनए। ठीक है। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड आपसे पूछा जाता है। जेनोमिक डीएनए प्लाज्मिड डीएनए में डिफरेंस पूछा जाता है। तो जेनोमिक डीएनए क्या कहे, वो डीएनए जो कि पेरेंट से ट्रांसफ़र होता है वो जेनोमिक डीएनए कहलाता है। ठीक है। बट यहाँ पे जेनोमिक डीएनए के अलावा एक और डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। जेनोमिक डीएनए के बाहर एक और डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उस बहुत सारों में प्रेजेंट होता है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, छोटा होगा, और सर्कुलर मतलब कैसा होगा, गोल होगा। उस डीएनए को क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स लेकर आता है बैक्टीरिया के अंदर। मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जो कि आप बायोटेक के अंदर पढ़ेंगे कि जो इन प्लाज्मिड डीएनए को कट करके और इसके अंदर दूसरा डीएनए, किसी फॉरेन डीएनए को यानी बाहर के डीएनए को इंसर्ट कराकर और फिर इससे इनकी कॉपीज़ बनाई जाती है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं इस डीएनए के। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला जाता है, यानी बाहर होता है क्रोमोसोमल डीएनए के, जीनोमिक डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए। The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistant to antibiotic. अब ये जो सर्कुलर डीएनए जो होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर साइट प्रेजेंट होते हैं जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके जो क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के लेकर रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि एंटीबायोटिक मेडिसिन का उस पर कोई असर नहीं होता। तो क्योंकि उसके अंदर वो रेजिस्टेंस यानी रुकावट, उस एंटीबायोटिक से बचने का तरीका उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये एक फ़ायदा होता है किसकी वजह से, इस प्लाज्मिड डीएनए की वजह से बैक्टीरिया में। तो इसी चीज़ के बारे में बोल रहा है कि फिनोटाइपिक जो है मतलब कैरेक्टर्स बैक्टीरिया के अंदर डेवलप होते हैं, मतलब ये कि उन पे कुछ मेडिसिन का असर नहीं होता, बहुत सारी तो नहीं, जैसे कैम्पिसलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये मेडिसिन से इनका उन पे असर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि पहले से उसके अंदर रुकावट प्रेजेंट है कि वो अगर एंटीबायोटिक आएगा तो उसको उसका उस बॉडी पर कोई असर नहीं होगा। एंटीबायोटिक बेसिकली क्या करते हैं, मारते हैं ना बैक्टीरिया को, तो ये क्या करते हैं कि उस एंटीबायोटिक का उनकी बॉडी पर असर नहीं होगा, उन बैक्टीरियाज पर असर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस, रुकावट मौजूद है कि उससे बचने का तरीका मौजूद है। उसके बाद है In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. तो जैसे मैंने अभी कहा कि इसका यूज़ जो किया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ किया जाता है फॉरेन यानी किसी बाहर का डीएनए। क्या किया जाता है कि जैसे प्लाज्मिड डीएनए है, इसको यहाँ से कट किया आपने, ऐसे इस तरह से कट किया, ठीक है, यहाँ से कट किया, कट करके यहाँ पर कोई दूसरा डीएनए लिया और इसको यहाँ ऐड कर दिया, और ऐड करके वापस इसको जोड़ दिया, और जोड़ के और फिर इस डीएनए को किसी बैक्टीरिया के अंदर भेजकर और फिर इसकी कॉपी करवा दी। ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन करेगा तो ये जो हमारा जो इतना पार्ट है जो अलग डीएनए हम जुड़ा हुआ है उसकी भी कॉपी हो जाएगी, फिर बाद में इसे रिमूव कर लिया जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है। उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स। जो जैसा आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। और हमने पीछे पढ़ा कि जिस तरह जो सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, और स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम is the characteristics of prokaryotes.
दीज आर एसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मीजोसोम के बारे में बोला गया है कि मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो जनरली सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, ऐसी होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो फोल्डिंग्स के रूप में प्रेजेंट, इस तरह से फोल्डिंग्स के रूप में प्रेजेंट होती है। इनर फोल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, उस फोल्डिंग्स को बोला जाता है मीजोसोम बोला जाता है। तो ये स्पेशलाइज्ड होती है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। तो इस तरह की जो फोल्डेड जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे मीजोसोम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की गई है। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक सेल है, इसके बारे में बात की गई है। और इसमें जो है इसका साइज़ 10 to 20 माइक्रोमीटर दिया गया है। इसके अंदर आपको ये जो रीजन्स बताए गए, न्यूक्लियर रीजन बताया गया है। और इसके अलावा ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, सिर्फ ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये उसके बाद राइबोसोम्स, ये जो आपको दाने दाने जैसे दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट वगैरह सारी चीज़ें, तो सिर्फ नेमिंग तो नहीं कर रखी, सिर्फ बता रखा है एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जिसका डायग्राम आपको बनाना नहीं है। बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया है, कुछ इस तरह का दिखता है। 1 to 2 माइक्रोमीटर होती है, ऑलमोस्ट लेंथ होती है इनकी। पीपीएलओ जो कि अभी मैंने बता दिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, 0.1 माइक्रोमीटर, इसको ध्यान रखना साइज़ का। और वायरसेस जो होते हैं इससे भी छोटे होते हैं, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, यानी कि बहुत छोटा साइज़ होता है। पीपीएलओ से भी छोटा साइज़ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच।